ભારત રત્ન ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 132મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી વનિતા વિશ્રામ કન્વેન્શન હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમના હસ્તે એક ચિંતન સામાજિક દાયિત્વ ઉજાગર કરવાના સંકલ્પો સાથે જનસેવા માટે મહાનુભાવોનું સન્માન કાર્યક્રમ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સામાજિક દાયિત્વ સમિતિ સુરત દ્વારા કરાયું હતું। कार्यक्रम मुख्य मेहमान शुभचंद राम IRS उत्तर प्रदेश, ओम प्रकाश मौर्य, विजयभाई मैसूरिया, कनुभाई टेलर, RJ पटेल, पूर्व कलेक्टर एडवोकेट नवीनभाई चौहान, मंच संचालन करता हंसराज ससाड़े, VM पारगी, किरण इनामदार, रश्मि गौतम, PP सवाणी, महेश सवाणी सुपुत्रीओ पण आ कार्यक्रम में शामिल रहा था। પડકાર ન્યૂઝ पर संपूर्ण अहवाल विस्तार पूर्वक जुओ। सबसे पहले कर रहा हूँ कि स्टेज पर पधारे, साथ में VM पारगी जी IPS, उनको भी विनती कर रहा हूँ सर आप भी स्टेज ग्रहण कीजिए। साथ में नाथूभाई सोसा जी, मानव बंधु विजयभाई मैसूरिया जी, सामाजिक कार्यक्रम डॉक्टर अश्विन भाई वसावा साहब MD भाई कापड़े साहब। आइए सर प्लीज, सर का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। साथियों, सर यहाँ पर पधार चुके, बड़ा समय से हम साहब का इंतजार कर रहे थे। 12 तारीख को अभयनगर कोड़ी ज्ञाति वाड़ी वराछा में फिर से कार्यक्रम रखा गया है। 13 तारीख को सरस्वती विद्यालय मगदला, वहां पर भी इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और 14 तारीख को स्नेह संतुलवाड़ी राजमहल रोड अडाजन सूरत, ये 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो मित्रों, आज हम अभी जिनका इंतजार कर रहे थे, वैसे हमारे शुभचंद राम जी IRS जो यहाँ पर पधार चुके, तो मैं सभी महानुभावों को मैं गुजारिश करता हूँ कि हम सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब का प्रतिमा को माल्यार्पण करके दीप प्रोजेक्ट करें, ऐसा मैं उन सभी महानुभाव यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार कर रहे हैं और मीनबत्ती प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम सभी खड़े होकर के उनका स्वागत करें। आज यहाँ पर हमारे जो उद्घाटक है पद्मश्री कनुभाई टेलर, जो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है, आज वो यहाँ पर पधारे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज एक हमारे बीच में पद्मश्री भी यहाँ पर पधार चुके हैं। एक साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ओके, आदरणीय मनोहर भाई चौहान जी को मैं गुजारिश करता हूँ वो भी स्टेज पर आए। मनोहर भाई चौहान आज यहाँ पर हमारे IRS शुभचंद राम जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार कर रहे हैं। हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी महानुभावों को फिर से मैं गुजारिश करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आमंत्रित करूंगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ऐसे 7 दिन के प्रोग्राम हमारी पूरी टीम के साथ रात दिन एक कर रहे हैं। ऐसे रिटायर्ड कमिश्नर आदरणीय RJ पटेल साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि आज का स्वागत प्रवचन वो करेंगे, ऐसे मैं उनको गुजारिश करता हूँ। जय भीम, जय भीम। આજના પવિત્ર કાર્યક્રમમાં પધારેલા મુંબઈથી અમારા સૌના માર્ગદર્શક, આપણા સૌના માર્ગદર્શક એવા આદરણીય સુવર્ણરામ સાહેબ આપણે માર્ગદર્શન આપવા માટે ખાસ ગાંધીનગર અમદાવાદથી પધારેલા આપણા જ અને સમગ્ર ગુજરાતમાં
દરેક ધર્મના લોકોનું તાલીમ આપનાર અને જાબાઝ પોલીસ ઓફિસર જેને સિંઘમ કહી શકાય, જેમને બે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળ્યા છે, એવા આદરણીય વીએમ પારકી સાહેબ, મારા સાથીદાર, આપણા સૌના લાડકવાયા અને પદ્મશ્રી એવોર્ડી, અને જેમણે ખૂબ દુઃખપૂર્વક જીવન જીવીને હજારો વિકલાંગ બાળકોનો જીવનમાં એક દીપ તરીકે એમણે સરસ કામ કર્યું છે, એવા પદ્મશ્રી માનનીય કરુભાઈ ટેલર સાહેબ, જીપીએસસીના માજી મેમ્બરશ્રી અને અત્યારે પણ જીપીએસસી માટે તૈયારી કરનાર વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપનાર એવા સોસા સાહેબ, અમારા આ સમિતિના હોનહાર અધ્યક્ષ એવા કિરણ ઇનામદારજી, જેઓ કામરેજ ખાતે રહીને કે સુરત ખાતે રહીને હળપતિ સમાજ અને વંચિત અનપ્રિવિલેજ સમાજની સેવા કરે છે, અમને માર્ગદર્શન આપે છે, એવા કાંતિભાઈ, બેનશ્રી રશ્મિજી, માનનીય મનુભાઈ મોરિયા સાહેબ, વિજયભાઈ મેઘાણી સાહેબ અને અન્ય મિત્રો અને આપ સૌ મિત્રો, આપનું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સામાજિક દાયિત્વ સમિતિ તરફથી હું સ્વાગત કરું છું. આમ તો સુરતી લોકોને 4 વાગે કહીએ તો 5 વાગે આવે, એટલે 5 વાગે તો 6 વાગે આવે, પણ મને શ્રદ્ધા છે કે જમવાનું છે તો હોલ તો ભરાઈ જશે સાહેબ, બરાબર, એટલે ચિંતા કરશો નહીં. આજે આપણી પાસે 2 ખ્યાતનામ વક્તાઓ છે, જેની તમને પહેલા જાણ કરવામાં આવી છે, પારગી સાહેબ અને સુવચનમ સાહેબ. સર, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી હું પણ નિવૃત્ત થયો અને ઘણા નિવૃત્ત થયા, આપ પણ નિવૃત્ત થયા, પછી પણ એક ટેવ પડેલી ને કે ભાઈ સમાજમાં કામ કરતા જ રહેવું, સરકારી નોકરીમાં કામ કરવાનું કે સરસ પગાર મળે, હોદ્દો મળે, એટલે નિવૃત્તિ પછી રહેવાય નહીં. એટલે આવા કેટલાક મિત્રો ભેગા થઈને ડોક્ટર બાબા સાહેબની વિચારધારા પ્રમાણે અને આ સમાજના વંચિત સમાજના પ્રબુદ્ધ મહામાનવોની જીવન પરથી શિખામણ લઈને સમાજને પેબેક ટુ સોસાયટી પાછું શું આપી શકાય, કેવી રીતે આપી શકાય, એ રીતે મનોમંથન ચાલ્યું અને 2 વર્ષ કોરોના ગયા, પરંતુ દર 3જા રવિવારે 1 વાર અથવા 2 વાર આ અંગેની બેઠક ગોરધો રોડ પર અમારા મનરભાઈના સૌજન્યથી અમે કરીએ છીએ. એમાં એક સબ્જેક્ટ આપવામાં આવે છે કે આ વંચિત સમાજ, શોષિત સમાજ, પીડિત સમાજ, એમાં કોઈ પણ આવે એના કયા પ્રશ્નો છે અને પ્રશ્નોનો ઉકેલ માટે ફક્ત સરકાર પર જ આધાર રાખ્યા સિવાય હાઉ વી કેન બી હેલ્પફુલ ટુ ગવર્મેન્ટ ઓલ્સો, એ વિશે ચિંતન થાય અને કોઈની પણ વાંક કાઢ્યા સિવાય, કોઈના તરફ આંગળી ચીંધ્યા સિવાય આ 3 આંગળી આપણા તરફ છે એ વિચારીને આપણે શું કરી શકીએ, હાઉ વી કેન પે બેક ટુ સોસાયટી, એ વિશે બિન રાજકીય અને બિન સામાજિક દેશમાંથી લોકો આવીને વસ્યા છે. એમને ઘણા પ્રોબ્લેમ હોય છે, એક તો ભાષાનો પ્રોબ્લેમ હોય છે, વહીવટના પ્રશ્નો હોય છે. હું એ ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર પણ હતો, સુડાવજી પણ હતો. આજથી 8 વર્ષ પહેલા વીએમ પારગી સાહેબ સાથે મળીને અહીં એક સેમિનાર પણ કરવામાં આવેલો અને એની અંદર કેવી રીતે બાળકોને મદદરૂપ થઈ શકે તે માટે કામ કરેલું. 11 થી 12 જેટલા જે સવાલો છે એનું સુખદ સમાધાન કેવી રીતે આવી શકે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ અને વિથ ગવર્મેન્ટ, તો એ રીતે કામ કરવા માટે એક પ્રયાસ કર્યો છે. સર, અમે 8મી તારીખથી શરૂ કર્યું છે. ગઈકાલે નગરપાલિકાના જે શિક્ષકો છે, જેમાં સમાજના બધા શોષિત પીડિત વર્ગના બાળકો ભણે છે, એમને ગયા વર્ષે પણ આવી રીતે પ્રોગ્રામ રાખીને એમને સન્માનિત કર્યા હતા અને ગઈકાલે વાઇસ ચાન્સેલર પૂર્વ પરીખ સાહેબે આ શિક્ષકોને કેવી રીતે સમતામૂલક શિક્ષણ આપવું જોઈએ શિક્ષકોને, એ વિશે ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. અમને આનંદ છે કે અમે શિક્ષણને ટોપ પ્રાયોરિટી અહીં આપી રહ્યા છીએ અને જે બાળકો શાળાએ નથી જતા એ બાળકોને અમારા વિવિધ વિસ્તારોમાં જઈને લોકોને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર શું હતા, આંબેડકરવાદ શું છે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધી સમતા એન્ડ વોટ ઇઝ ધી યુઝ ઓફ ધી કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, એ વિશે સામાન્ય ભાષામાં લોકોને સમજ પડે એવી લોકબોલીમાં અમે વાત કરીએ છીએ અને એમની સાથે મળીએ છીએ. એમાં બધા ઘણા લોકો
દરેક સમાજમાંથી જોડાયેલા છે. આ ફક્ત એસસી એસટી ઓબીસી માટે નથી, પરંતુ સમાજના જે લોકો समतामूलक समाज में माने छे. समतामूलक समाज क्या है इसके बारे में हमारे साहब कहेंगे, सोजन राम साहब. तो આવી રીતે એક નાનું કામ કરીએ છીએ. મને શ્રદ્ધા છે કે આ કાર્યક્રમમાં આપ પણ જોડાઓ અને દર ત્રીજા રવિવારે સાંજે 4 વાગે કે 5 વાગે 2-3 કલાક માટે અમે અહીંયા ગોતો રોડ પર આવેલ સૌદય શિક્ષણ મંડળમાં એક બેઠક કરીએ છીએ, ચિંતન કરીએ છીએ. એમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું ફરીથી આ સભામાં आप सबको स्वागत करते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. सर ने बहुत अच्छी बात बताई आज यहाँ पर कि आप सभी इस कार्य में जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाए. तो हम इस कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं. अब हमारे बीच में हाई कोर्ट एवं जिन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट भी ज्वाइन किया है, जैसे हमारे एडवोकेट नवीन भाई चौहान जो हमें प्रियम्बल पढ़ाएंगे. आप सभी को मेरी गुजारिश है, आप सभी खड़े होकर के हाथ सामने रख के हम प्रियम्बल पढ़ेंगे. प्लीज नवीन भाई चौहान साहब. આ કાર્યક્રમનું મહત્વનું વાત એ છે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 14મી એપ્રિલે કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવાનું, પરંતુ 14મી એપ્રિલે બધાના શેડ્યુલ ટાઈટ હોય એટલે અમે 9 તારીખ રાખ્યું. અને જેટલા મહાન વ્યક્તિઓ મંચ પર છે એટલી જ મહાન વ્યક્તિઓ સાંભળનારા પણ છે. જેમ કે હેટલબેન ચૌહાણ જે પીએચડી થયેલા છે, એવી ઘણી બધી વ્યક્તિઓ છે આપણી તરફ. એટલે આ પ્રિયમ્બલથી આપણે શરૂઆત કરીશું. પ્રિયમ્બલ એટલે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું જે બંધારણ છે એ બંધારણનો ટૂંકસાર. તો હિન્દીમાં હું પઢીશ અને બધાએ हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समान क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक बार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं. जय संविधान, जय भारत, जय भीम. थैंक यू सर. और अम्बेडकर जयंती और हनुमान जयंती, महावीर जयंती, मैं इस मंच पर जरूर आपकी लाइफ के बारे में सुनना चाहता हूँ, परिचय के बारे में. क्योंकि 5-10 मिनट का समय दिए, 1-2 मिनट में बता दूं आपको. मैं भी एक काचिया लेवा पटेल से संबंध रखता हूँ. हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं, लगभग 20 साल से पूरे देश में हमारे साथ आ रहे हैं. हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी काचिया पटेल लेवा पटेल में विवाह शादी शुरू हो गया है. और दूसरा हमारा कोली पटेल है, हमारे मनु भाई चावड़ा जी हैं. कई दशक से हम लोग सब साथ में पूरे देश में काम कर रहे हैं. जब भी बुलाते हैं आ जाते हैं धर्म के प्रति. तो इस तरह से जो चेहरा मैं यहाँ देख रहा हूँ, और गुजरात में विशेषता है तो काचिया पटेल, लेवा पटेल और कोली पटेल. मैं यह बता दूं कि हम भी आपके एक भाई हैं. और उत्तर भारत में चाहे नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री वहां के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, देखिए अभी उन्होंने शिक्षा के ऊपर अशोक जी गहलोत लगाया, वो भी काचिया पटेल से संबंध रखते हैं. तब ओबीसी समाज भी एक बड़ी क्रांति की तरफ आ रहा है, भगवान बुद्ध के धर्म की तरफ आ रहा है. तो उसी में से ही
उसी में से ही मैं उम्र के 14 साल से मैं एक संघ में था, धर्म में था। 18 साल की अवस्था में 2.5-3 महीने जेल में रहा हमारे मुंबई के आंदोलन में, और उस आंदोलन में और मैं सारे वेद उपनिषद सारे धर्म ग्रंथों के पढ़ने के बाद में हमने समझा कि इस देश के अंदर एक श्रमण संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति है, एक वैदिक संस्कृति है, एक जो सनातन संस्कृति है, एक वैज्ञानिक संस्कृति है, दूसरी अवैज्ञानिक संस्कृति है, एक कमेरा संस्कृति है, दूसरा लुटेरा संस्कृति है, एक हराम का खाने वाला है, एक हलाल का खाने वाला है। तो ये जो दो संस्कृति है, जो श्रमण संस्कृति है, जो आज इस देश में जो एक सनातन संस्कृति है, उसको हमको इस देश को सनातन और ब्राह्मण संस्कृति से अलग करना पड़ेगा। ये जरूरत है, क्योंकि तथागत बुद्ध की वह वाणी है, क्योंकि बहुत समय थोड़ा समय दिया गया है। नहीं वेरणी वेराणी सम्मिचित कुदाचना अवेरे सम्मति ऐसा धम्मो सनातनो। जो सनातन धर्म है, जो प्राकृतिक धर्म है, जो सदियों से चला आया धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म है। और भगवान बुद्ध जो है, उनका जो मातृवंश है एक कोड़ी पटेल में है, उनका जो पितृवंश है काचिया और लेवा पटेल में है। तो हमारे जो ओबीसी समाज को मैं विशेषता यहाँ जो संबोधन करना चाहता हूँ, आप उठो और जागो और समझो। हमारा जो आदिवासी समुदाय है वह भी हमारा अपना है, सब हमारे अपने हैं। जितने श्रम करने वाले हमारे अपने लोग हैं, अब एक साथ इकट्ठा हो जाएं, हाँ अब एक साथ इकट्ठे हो जाएं और पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और हो चुका है। और इसी गुजरात की धरती में इतिहास आप सबको बता, सोसा साहब हमारे बैठे हुए यहाँ पर एक बड़े उद्योगपति रहे हैं, आपका परिवार भी खूब पैसा बांटा है उस जमाने में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि 1600 कुछ में यहाँ वीर जी मोरा करके, जो वीर जी जो एक श्रमण संस्कृति के एक बड़े व्यापारी थे, वीर जी बोरा इतिहास, सूरत का इतिहास है, जो उस काल में मुगल काल में पैसे देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनको पैसे देते थे। इतना ये सूरत शहर इतना बड़ा मजबूत था। अपने इतिहास को देखिए, वो श्रमण संस्कृति के लोग थे। अब कहाँ है इस वक्त में? अभी हमने थोड़ा बैंक के बारे में चर्चा किया। देखिए, मैं बताऊं कि संघ में था, 2.5-3 महीने जेल में था। इनके सारे धर्म ग्रंथों के बाद, वेदों के उपनिषद के पढ़ने के बाद में जब मैंने तथागत बुद्ध को पढ़ा, मैं जेल में उस वक्त में आर्य समाज जो गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि इस पुस्तक की रचना कब हुई है। तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी। तो मैं यह पुस्तक कैसे रचना हुई है, जब मैं इस पे इंक्वायरी किया तो पता चला 24 सितंबर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उस सत्य शोधक समाज के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना की। एक एक चीजों को आप देखिए यहाँ पर, जैसे समय बहुत कम है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, मैं थोड़े में आपको बता दूं कि इसके बाद में मैंने वहां प्रतिज्ञा की और उस सत्य शोधक समाज को मैंने जिंदा किया। महात्मा ज्योतिबा फुले 11 जो अप्रैल, एक महापुरुष मैंने देखा है कि ऐसा युग पुरुष पूरे विश्व में, मैं इतिहासकार हूं। मैं कल शिक्षक में चर्चा चल रही थी, हमारे मनु भाई बता रहे थे कि जब मैं 18 साल की अवस्था के बाद में, सारे धर्म पढ़ने के बाद में 23-24 साल की अवस्था में ब्राह्मणों से हमने डिबेट किया और आज से लगभग 38 साल पहले मेरे लग्न मंडप से मैंने ब्राह्मणों को उठाकर मेरी शादी मेरे हाथ से किया। मैं एक कट्टर आदमी था, उस पे ब्राह्मणों ने डिबेट की, बैठी हमारे सामने ऐसे स्टेज पे, चिरा बाजार धोबी तालाब में, वहां आएंगे हजारों लोग थे। तो चूंकि मैं उनके सारे धर्म ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया, हमारे नवीन भाई ने कहा था कि आप जरूर अपने शादी के बारे में जिस तरह से ब्राह्मणों से आपने डिबेट किया उसकी जरूर आप चर्चा करना। तो बाकी कुछ आप ना बोलो चलेगा। तो उस काल में चूंकि हम एक ओबीसी समाज से, शेतकरी किसान समाज से थे, हमारे सारे रिलेटिव आए थे, वहां स्टेज पे बैठे थे। मैंने पंडित जी से पूछा, 3 ब्राह्मण थे, मैंने बोला महाराज ये बताइए आप हमारी शादी किस पद्धति से करेंगे? उन्होंने कहा हिंदू धर्म से। मैंने आपके चारों वेदों को पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, कहीं भी वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कंबा रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रामायण, किसी भी रामायण में, किसी धार्मिक पुस्तक में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। तो फिर खूब चर्चा हुई, उतनी चर्चा मैं करूंगा तो खूब समय ले लूंगा। आखिर में एक ने कहा सनातन धर्म से, तो बोला सनातन धर्म कहाँ है, क्या पद्धति है? तीसरे ने कहा कि अरे भाई भगवान राम की जो पद्धति है उस पद्धति से विवाह करेंगे। तो सोसा साहब, मैंने कहा अच्छा हमारे यहाँ का पुरुषोत्तम भगवान राम, तो लोग खुश हो गए, बोले शायद राम के नाम पे सरेंडर हो जाएगा लड़का। तो बोले हाँ उनके नाम पर। तो मैं बोला अब मैं नहीं पूछूंगा कि भगवान राम की किस पद्धति से विवाह हुई थी, क्योंकि उस आपके जिस धर्म, वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं उसमें अष्ट पद्धति है, असुर गंधर्व राक्षस पैशाच अर्थ प्रजापत्य ब्रह्म, ये अष्ट पद्धति है। अष्ट पद्धति जैसे राम की शादी उस वक्त में
अगस्त, पुलस्त, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र सारे ऋषियों मुनियों ने मिला के शादी की थी। बोले इतना अक्षय स्वयंवर में, बोले ना भूतो ना भविष्य, इतना बढ़िया आपका शादी का एक मुहूर्त है। और शादी के बाद में पिता पुत्र का विवाद हुआ, पति पत्नी का विवाद हुआ, भाई मरते मरते बचा राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, पत्नी का अपहरण हो गया। इसके बाद में कैसे भी करके उस अग्नि परीक्षा के बाद लाते हैं, फिर गर्भवती सीता, उस पर विवाद हो गया। वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं, वहां वो लवकुश और वो पुत्र, आप सब स्टोरी जानते होंगे, उस पर भी विवाद हुआ। फिर इसके बाद में पिता पुत्र का, लवकुश और राम का युद्ध हुआ। फिर उन्होंने उस परिवार को इकट्ठा किए। फिर राम को 50 एट द एज ऑफ 55 ही हैज कमिटेड सुसाइड। सरजू नदी, जो घाघरा नदी है, सरजू नाम की कोई नदी नहीं है, उसमें उन्होंने सुसाइड कर ली और माता सीता जी जमीन में समा गई। आपकी इस पद्धति में जब राम को सुखी नहीं रखते, उसको कैसे सुखी रख सकते हैं? मुझे डर लगता है। मैंने मेरे लग्न मंडप में से इस कल्चर को आज से 38 साल पहले खत्म किया। और खत्म करने के बाद में मेरी पत्नी, कल आप बता रहे थे ना, मेरी पत्नी 12वीं पढ़ी थी, घर में लाया उसको बीकॉम कराया, एमकॉम कराया, एलएलबी कराया, एलएलएम कराया, टाइम से पीएचडी कर रही है। मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है संविधान से, मेरी बेटी वो केमिस्ट्री से पीएचडी कर रही है, मेरी छोटी बेटी स्पोर्ट्स से पीएचडी कर रही है, और मैं बुद्धिज्म से पीएचडी कर रहा हूँ हमारे घर में। और मैं आपको बता दूं, उस काल में मैंने पूछा हमारे पंडित गौरीशंकर थे सर, कि मैंने बोला पंडित जी जरा बताइए इस साल का सबसे खराब दिन कौन सा है? उस काल में 38 साल पहले उन्होंने पत्रा देखा, बोला ये 23 जून सबसे खराब दिन है। तो मैंने हमारे ससुराल के पक्ष को कहा कि सबसे, हमारे पंडित जी ने कहा सबसे अच्छा दिन है, इस दिन पे कोई संशय मत करना। और बोला नहीं ठीक है। और 23 जून को मैंने शादी किया। शादी के बाद में मैंने प्रतिज्ञा किया, तब से इस पूरी संस्कृति को हमने, पूरे भारत के जितने भगवान बुद्ध का जो धम्म है, विश्व में सबसे अच्छा धम्म है, जो हमारे कमिश्नर साहब बताएंगे, बाकी के जितने भी हैं वो एक संप्रदाय है, एक पंथ है, जो भगवान बुद्ध ने जो खोज की थी धर्म का, उनके एक एक महामानव सूत्र को आप पढ़ोगे, उसमें सब मार्ग पे दुपट्टा बुद्ध दारो संघो, माता पिता की सेवा करना धर्म है, दान धर्मचर्या, दान देना धर्म है, किसी को भूखे को अन्न दो धर्म है। तो हमारे जो आज कितने वर्ष से काम कर रहे हैं सारे लोग, आप उसको खोल कर काम करें। भगवान बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, उसको आप सब स्वीकार करें। उसकी परस्पेक्टिव सबसे बड़ी थी। कल शिक्षा के बारे में हमारी चर्चा हुई थी, वहां पे सारे टीचर्स लोग थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदयपुरी, बल्लभी, अनंतनाग जैसे असंख्य यूनिवर्सिटीज थे। उस काल में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, इतनी बड़ी शिक्षा का केंद्र था। तो आज ये जो है, भगवान बुद्ध ने भी शिक्षा की बात की है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा की बात की है, बाबा साहब ने भी शिक्षा की बात की है। दोस्तों, क्योंकि समयबद्ध तमाम लोगों को मैं सुनना चाहता हूँ, और जाते जाते एक बात आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की एक वाणी थी, एक गाथा था, किसान का, बैल का, पैसे का, धन का। आज इसी धरती पर आप बताइए, 1935 में, 36 में बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। आपका अपना बैंक कहाँ है? आपका स्थान कहाँ है? आपकी अपनी इंडस्ट्री कहाँ है? आपके अपना उद्योग कहाँ है? बताइए हमको। भगवान बुद्ध ने कहा था संगम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब होता है संगठित रहो, यानी कंपनी में रहो। आपकी अपनी कंपनियां कहाँ है? बताइए। आप सारे भारत के लोग, अगर बहुजन समाज के लोग अपनी खुद की कंपनी बनाओ, खाली आप एक नारा दे दो कि हमारा अपना नोट अपनों को, अपना वोट अपनों को, ये जितने भी यहाँ से लूट के भागने वाले ना खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। कितने भी लूट के लेके जा रहे, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मोदी हो, चौकसी जो भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर से है, चूंकि हमारी धरती विश्व में सबसे अच्छी धरती है, सबसे बढ़िया देश है, फिर से हम कमा लेंगे। लेकिन खाली इतना हमको एक काम करना है आज के इस कार्यक्रम में कि आपका अपना पैसा आप रोक लो, और अपने हमारे अपने बहुजन समाज के जो लोग हैं, उस बहुजन समाज के लोगों में दुकान में खरीदें, और हमारा अपना पैसा हो। और हमारे जैसे विजय भाई बैठे हैं, मानव बंधु जी किताब का बड़ा काम कर रहे हैं, इन्होंने भी अभी बैंक में अपना निवेश किया। हमारे जो सोसा साहब बैठे हैं, हमारे जो कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, तमाम लोग, हमारे कमिश्नर साहब, आप भी लाभ उठा बैंक के, चूंकि बैंक जो बन रही है, इसमें पूरे भारत से हम 400-500 लोग अच्छे IAS IPS उद्योगपति से इकट्ठे हो रहे हैं। और इसको जब हम बना देंगे, इसमें मैं जानता हूं कि बैंकों में फ्रॉड भी होते हैं, इसके बहुत अच्छे लोग उसके भुक्तभोगी भी होते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी खुद बैंक होगी, जो संविधान के प्रदत्त होगी, संविधान के अंदर होगी, तो कौन चीटिंग करेगा? तो उसका अपना एक है, आप कम से कम, हमारे सारे लोग जो बैठे हुए यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, तो प्ले बैक टू द सोसाइटी भी चर्चा हुई थी, तो हमारे जो आने विराम करता हूं। और मेरा मिशन है पूरे देश में भगवान बुद्ध का फिर से दम हो, सम्राट अशोक का दम हो, बाबा साहब के संविधान पे फिर से देश चले। धन्यवाद। जय भीम। शुरुआत करें। आदरणीय सोसा साहब, आप भी हमारे पहले इस कंपनी के मेंबर हैं, सदस्य हैं। जे आर पटेल साहब, आप भी हैं।
कृपया जोरदार ताली। धन्यवाद। इसमें मैं चाहता हूं कि सूरत में ही आपका पैसा निवेश हो और पूरे देश की कंपनी बने। सूरत के पैसे से वो 80% यहाँ सूरत में ही उसका निवेश हो, गुजरात में निवेश हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत बड़ा उपक्रम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। विजय भाई मैसूरिया जी इन्होंने आज शुरुआत की है, तो मैं उनका यहाँ पर सर की ओर से आदरणीय IRS सुभाष चंद्र राम जी विजय भाई मैसूरिया जी का स्वागत करेंगे, ऐसा मैं उनको विनती करता हूँ। सर प्लीज। अब हम यहाँ पर आगे के स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा। एक सेकंड। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश में वहाँ के आदिवासी खुद ने कभी नहीं माना कि मैं डिसेबल हूँ, और कई हजारों बच्चों को आज वो स्कूल कॉलेज में उनका पढ़ाई से लेकर के हर चीज कर रहे हैं। हमारे उसके बाद माननीय कांतिभाई के पटेल सामाजिक कार्यकर्ता, वंचित आदिवासी और गणपति के जो उद्धारक है, यहाँ पर आज हमारे मुख्य वक्ता सुभाष चंद्र राम जी का स्वागत। इसके बाद यहाँ पर और एक एडवोकेट हमारे यहाँ पर पधार चुके हैं, नरकुद्दीन निगानी साहब का स्वागत। उसके बाद मानव बंधु विजय भाई मैसूरिया का स्वागत। यहाँ पर हमारे बीच में HOD डॉक्टर कोसंबिया साहब पधार चुके हैं, PSM સિવિલ હોસ્પિટલ। અને ગુજરાતમાં જે કોરોના ફેલાયો અને એને જે અટકાવવાનો જે ખાસ PSM ડિપાર્ટમેન્ટ કરતા હોય તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાતને કોરોનામાંથી વધુમાં વધુ બચાવ કરવાના જે પ્રયત્ન કર્યા અને ગુજરાત જે બચ્યું તે કોસંબિયા સાહેબને ફાળે જાય છે। કોસંબિયા સાહેબે HIV ઉપર પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે રિસર્ચ કર્યું છે અને આપણી Bhadesh Bhai Shah is the chairman of जी सर, वेलकम सर। साहब महाराष्ट्र से यहाँ पर पधारे हुए हैं, मुकेश खन्ना जी के साथ खास करके उन्होंने अभिनय किया है। बहुत सारी भूमिकाएं उन्होंने की है, अलग अलग मराठी और हिंदी में भी। चाहता हूँ प्लीज वेलकम उनका स्वागत आदरणीय IRS आपने खबर से आप सबको पता होगा कि श्री महेश भाई सवाणी एक ऐसे इंसान है। बेटा ये आप नहीं तो इन्होंने सर के 2 साल के 3 साल के पहले उसके बच्चे की शादी थी, तो उस वही शादी हुई, उसका 12वां नंबर था, तो 12वां नंबर में वो बैठा, लेकिन he has given time to all the girls and all the family। तो ऐसे महामानव आज वो आने वाले थे, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ हर्ष भाई इज देयर, इसलिए उनकी वहाँ पे मीटिंग चल रहा है, इसलिए ना आ सके, तो आज उनको हम याद करते हैं। और हम आप सबसे गुजारिश भी करते हैं, हमने गुजारिश की भी है कि हम जहाँ भी है, पूरे गुजरात में है, पूरे देश में है, चलो तो जिसकी माँ बाप नहीं है, जिसके
पिताजी नहीं है, ऐसी बेटियों का ब्याह करने के लिए आप हमारे पास आइए, हम धाम धूम से उनकी बेटी का स्वागत भी करेंगे। थैंक यू। और मैं बेटी को कहता हूँ तो उसके बारे में, उसके पप्पा जी के बारे में बताएंगे, प्लीज। અને હું મારા પપ્પા વિશે થોડુંક બોલીશ કે એ અત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત નથી, પણ મારા પપ્પા બધી જ પ્રકારના છોકરીઓના જાતિ કંઈ જોતા નથી અને એમના મેરેજ કરાવે છે બધી જ પ્રકારની. અને એવું જ નથી કે મેરેજ કરાવે છે, એમની તમામ જવાબદારી એ નિભાવે છે બહુ સારી રીતે વિદાય પછી પણ. અને બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કે હું એમની છોકરી છું અને એ મારા રોલ મોડલ છે. તો બહુ જ ફર્સ્ટ ટાઈમ બોલું છે એટલે થોડી નર્વસ છું. હા, બસ એટલું જ બોલીશ. थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। उन्होंने संक्षिप्त में अपने पिताजी के बारे में बताया। पहली बार बात कर रही थी इसलिए थोड़ा सा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर हमारे बीच में एक ऐसी मेहमान भी आए, गीताबेन बड़गा, तो यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आओ, आइए, ऊपर आइए प्लीज। देवेंद्र भाई चौहान, एक मिनट साहब बाजू। सतीश कुमार प्रदीप भाई चौहान, वर्षाबेन कांतीलाल पटेल, वर्षाबेन कांतीलाल पटेल આવ્યા એમણે કોરોના સમયમાં શહેરને સ્વચ્છ રાખવામાં ખૂબ ફાળો આપ્યો છે. दाखला 83, जन्म का दाखला 76 और आयुष्मान कार्ड 12। ऐसे आज तक समाज के जो वंचित और शोषित जो लोग हैं, जो विधवा है, उनको किया है। तो आज हमारे बीच में हमारे आईपीएस प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और समाज के प्रबोधन में वो काम करे। अभी हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणपति और वंचित लोगों को जिन्होंने हमेशा सहकार्य किया है, ऐसे कांति भाई के पटेल साहब को मैं विनती करूंगा कि वो अपने 2 शब्द यहाँ पर कहें। कांति भाई के पटेल। એક દેશનો સારો એવો ઉજાગર કરવાનો ક્ષણ એવા મહાનુભાવો ત્યાંથી બીજ રોપાયેલું છે. એમને નમન જ કરવાના હોય. મને આજે પટેલ સાહેબે આજે અહીંયા બોલાવીને સહભાગી બનાવ્યો. હું આજે પટેલ સાહેબનો હું સદાય ઋણી બનીને રહીશ. બાબા આંબેડકર સાહેબ વિશે શું કહેવું ને શું ન કહેવું, એ ન હોત તો કદાચ આ ભારતનું બંધારણ કોઈ ઘડી ન શકત, અને ઘડી શકત તો એ અંગ્રેજ લોકો આપણને સદાને માટે ગુલામ બનાવીને છોડત. ભારત આજે વિશ્વમાં તમે જુઓ છો દરેક દેશોમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, જ્યારે ભારતમાં શાંતિ છે. શાંતિનું એક જ કારણ છે કે બાબા સાહેબે લખેલું આ બંધારણના લઈને ભારતની એકતા સચવાઈ રહી છે. જ્યાં એકતા છે ત્યાં દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી કે કોઈ આપણને નમાવી શકે. ચાહે ચીન હોય, ચાહે રશિયા હોય, અમેરિકા હોય, બ્રિટન હોય, કેમ ભારતનું કોઈ ધમકી નથી આપતું? કારણ કે ભારતનું બંધારણ જ એવું કરેલા છે. બાબા આંબેડકર એ સામાન્ય માણસ નહોતા. એમાં ભગવાન બુદ્ધનો જન્મ હતા, ગૌતમ બુદ્ધ હતા, કૃષ્ણ હતા, એમાં બધા જ ભગવાનો એમનામાં સમાયેલા હતા.
એટલે જ એક ગરીબ માણસે એમને ખબર હતી કે ભારત राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहे थे वो शब्दों में से था। पहले कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे, दूसरे कॉन्फ्रेंस में गए, तीसरे में तो कोई ज्यादा मीटिंग नहीं हुई थी। जो कुछ भी हुआ था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी बात बनवा ली थी। उसके बाद जो इस देश के लोगों की आंखें खुली कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि जो भी संपन्न लोग हैं, जो भी समाज में धन दौलत कमाए हुए लोग हैं, उनको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने दिया कि आप समाज के ट्रस्टी हो, जो कुछ भी कमाए हो और समाज को दो। ये प्रेरणा गांधी जी ने सारे समाज के जितने भी धनपति थे, जो पूंजीपति थे या जो अच्छा कमा रहे थे, उनको ये प्रेरणा दी थी आप समाज के ट्रस्टी हो। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी गांधी के दिल दिमाग में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले नहीं आया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो आंखें खुलना शुरू हुई, लोगों को सोचना शुरू हो गया। इसलिए जो है इनको भी इस बात को आपको हमको समझना पड़ेगा कि इस तरह के काम करने वाले के प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। तो लोग जब बाप को भूल के बेटे को ज्यादा महत्व देने की जब सोचने लगते हैं, तब ये भूमिका के तौर पर मुझे कहना पड़ जाता है। नहीं तो ये मेरा विषय नहीं था। मेरा विषय ये था कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत में जो जो काम किया है उसकी जानकारी नहीं है तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने 32 कानून वायसराय के काउंसिल में रहते हुए 32 कानून उन्होंने बनवाया, और 32 कानून जो बनवाया वायसराय के काउंसिल में रहते हुए, उसकी लिस्ट मैंने दी है। अमेरिका में ये छपा, ये 32 कानून राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1942 में से 46 में 4 साल में वायसराय के काउंसिल में डॉक्टर अम्बेडकर रहते हैं, तो 32 कानून अलग से बनवाए। कौन कौन से कानून है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कानून है, वाटर वेज का कानून है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में ग्रिड का पावर ग्रिड का कानून है, वर्कर्स को जो है 8 घंटे 10 घंटे जो 16 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी थी उसको राइज करके सिर्फ 8 घंटे किया। उसको संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी, संडे की छुट्टी करवाई। महिलाओं को पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, मैटरनिटी लीव तो मिलते ही नहीं था, और मैटरनिटी का उनको मुआवजा भी नहीं मिलता था, वो भी करवाया। फैक्ट्री एक्ट जो इम्प्रूव करवाया, फैक्ट्री एक्ट में जो डिस्प्यूट्स होते थे उसको भी सुधारा। इस तरह के जब 32 कानून तो पहले वो बनाए, और 1927 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहां जब लेबर मेंबर काउंसिल में मेंबर होकर नॉमिनेट होते हैं, तो वहां उन्होंने बाबा साहब ने 28 कानून बनाए, जिसमें यूनिवर्सिटी एक्ट है, एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी का काम जो सिर्फ जो बड़े रिसर्च नहीं करते हैं, वो यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ टीचर को पढ़ा के वहाँ गांव में टीचर भेजे नहीं, यहाँ टीचर्स बनाने वाला जो फैक्ट्री भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये बाबा साहब की देन है। ये 1927 में किया, 1927 में 28 में पूरी की पूरी लिस्ट है। वो कानून बाबा साहब ने बनवाया था जब देश गुलाम था। उसके बाद 16 डिपार्टमेंट बनवाए। 16 डिपार्टमेंट कौन जानता है? ये मेरी लिस्ट मैंने बनाया 16 डिपार्टमेंट क्या क्या बनवाए। अब आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये सब हो गया। मैं सिर्फ क्वेश्चन करते जाऊंगा, आपको नाम याद है, ना कहना तो ना बोल देना, और हाँ हो तो हाँ। पहली बार दुनिया में पानी पीने का आंदोलन किसने छेड़ा? बाबा साहब अम्बेडकर ने। यस। अच्छा, दूसरी बात, पहली बार दुनिया में, मेरे पास सिर्फ वो है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने बात बता रहा हूं, ऐसे हवाईबाजी नहीं, ये सीखने वाली बात है। एक ही मिनट, क्योंकि वाटर को वेल्थ के रूप में डिक्लेयर करने वाला कोई महापुरुष है तो वो है डॉक्टर अम्बेडकर। कहते वाटर इज ए वेल्थ, और वाटर वेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए। इस दुनिया में कौन पैदा है, खासकर भारत में, जिन्होंने जल को संपत्ति के रूप में, वेल्थ के रूप में वो डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से
हमको जो 4 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, बिजली बनेगा। फायदा नंबर 2, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम हम जब डेवलप करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा और उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तीसरा है कि इससे इरिगेशन बढ़ेगा। और चौथा ये कि इसका कैचमेंट एरिया 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो जाएगा तो फ्लड हम कंट्रोल भी करेंगे। और पांचवी बात ये कि इस एरिया में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी तो वहां कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, सामुदायिक जीवन का। जैसे आदिवासी विस्तार में यदि ये डेवलपमेंट हो जाए तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। तो कहते हैं कि ये 4 डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पानी से हो रहा है। और पानी में एक और भी चीज, वो कहते हैं कि हम नेविगेशन शुरू कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद से बंगाल तक जो एक नाव चलाए हैं बड़ा सा, उसमें 2000 लोग गए हैं, घूमने फिरने आए हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी 2022 में आया है। ये बाबा साहेब इस कॉन्सेप्ट को 1943 में 1943 में कहा था कि ये जो हम इतना एरिया बता रहे हैं उससे नेविगेशन भी बढ़ेगा। नेविगेशन का लोकल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वहां के लोग जो है न केवल अपना आर्थिक बल्कि दुनिया के जो भी बाहर से जो टूरिस्ट आएंगे उनके साथ जो है, अभी आप कारगिल साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि वहाँ गांधीनगर में या अहमदाबाद में पढ़े थे तो शहरी कल्चर से पहली बार मुलाकात होती, क्योंकि गाँव में रहे, माँ बाप पढ़े हुए लिखे थे। शहरों में आने के बाद उनका डेवलपमेंट हुआ, देखा कि दुनिया कैसी है, व्यक्तित्व तो बढ़ा, उनका विकास हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जिस स्कूल में पढ़े उसको जब महात्मा गांधी जी के शिष्यों ने बनाया था, ये बड़ी खुशी की बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई, उसको मैं अप्रूव करना चाहता हूँ। मैं तो ये भूमिका बता रहा था कि प्रेरणा कहाँ से मिली, इसका प्रेरणा स्रोत कौन है, जिस महापुरुष की। लेकिन विचार से वो महापुरुष जो उसके समाज नहीं, राष्ट्र नहीं, जिस महापुरुष को मरने के बाद 35 साल तक भारत रत्न में नहीं दिया गया था, उसके चाहने वाले उसके बच्चों ने, उसके बेटों ने भारत के महापुरुष को विश्व रत्न बना दिया है। जिसको भारत रत्न नहीं दिया था उसको विश्व रत्न बना दिया। 140 देश में जन्म जयंती मनाई जाएगी। अभी कोई दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिसकी जन्म जयंती 1 महीने तक लगातार मनाई जाती है। दुनिया के सारे महापुरुष हैं, उसकी जन्म जयंती एक दिन मनाई जाती है। भगवान की भी, भगवानों की भी एक ही दिन जन्म जयंती मनाई जाती है। सिर्फ दुनिया में एक ही महापुरुष पैदा हुआ है जिसकी जन्म जयंती 2 अप्रैल से शुरू होता है और 6 मई तक। अब दूसरी बात कि भारत में लिया हुआ है, बाबा साहब बीच में उठकर खड़ा होकर बोलते हैं कि आपने नोट नहीं लिखा है, इसका सिर्फ जिस लिखा हुआ है, ये पूरा नोट हमारा अनेक्जर में नहीं है। व्हाट इज मीन बाय कि जो हमने इसमें लिखा है वो नहीं है। फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स जो बनेगा इंडिया का, ये वो डॉक्यूमेंट्स उसमें होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उसमें। तो उन्होंने अपनी कमेटी में फिर जो है वो शेड्यूल जो बंद होने था फिर जो री स्टार्ट किया और बाबा साहेब का जो रिप्रेजेंटेशन 36 पेज का, वो 36 पेज का उसमें डाल के आखिर में मिस्टर होयरे ने ये एश्योर किया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस नोट से कंप्लीट हो रहा है दूसरे पार्ट्स के साथ साथ कि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी ये होगी, फंडामेंटल राइट्स ये होगा, सिटीजन ये होगा, वो होगा, एंड देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज इन फ्यूचर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। दूरी हो जाएगी कि राष्ट्र हमेशा जो विकलांग रहेगा, एक सक्षम और सम्यक राष्ट्र नहीं माना जाएगा। प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन जहां बात करते हैं बहुजनों को एकत्रित करने, एकजुट करने की, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? किसी के अंदर अवेयरनेस क्यों नहीं आ रहा? देखिए उसका सबसे, मैं समझ रहा हूँ, सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, वो जातिवादिता। जाति का कार्ड जो है होशियार आदमी खेल देते हैं। जो इनोसेंट लोग हैं, गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनकी मजबूरी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इससे उनका वोट जो है गलत चला जाता है या उनमें जो है एकता नहीं हो पाती है। समाज जो है आज परेशान है, दुखी है, खासकर बहुजन समाज। तो बहुजन समाज जो दुखी है उसका लोग दुरुपयोग कर ले रहे हैं। उस दुरुपयोग होने की वजह से प्रचार तंत्र का जो सहारा लेके, विज्ञापन तंत्र का सहारा लेके, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके लोग जो है, जो समाज में सम्मानित लोग हैं, वो अपने पद ओहदे का, अपने सम्मान का दुरुपयोग करके जो है समाज के लोगों को भ्रमित कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में एकता नहीं आ पा रही है और लोग जब मनमाना ढंग से जो कहीं भी वोट दे रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि हम किसको वोट दे के किसकी सरकार बनाएं। ये सबसे बड़ी समस्या है।
बाबा जी ने कहा था कि शिक्षा एक सैकड़ी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जी। तो कहीं न कहीं से बहुजनों में जो शिक्षा का अभाव है और 75 साल पूरे होने का, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, क्या बिल्कुल हम आप लोग क्या awareness नहीं बिल्कुल दे पा आपने रहे सही हैं? बात कही है कि शिक्षा सिर्फ जो है आज तक 30-40% लोगों को मिला है, 60% लोग जो है शिक्षित नहीं हुए हैं। और दूसरी प्रॉब्लम एक और भी है कि जो शिक्षित भी हैं वो अशिक्षितों के बराबर ही हैं, क्योंकि उनमें सामाजिक शिक्षा नहीं है, वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव है, संवैधानिक सोच नहीं है, समाज की जिम्मेदारी के प्रति सोच नहीं है, राष्ट्र को देश को आगे बढ़ाने वाला कौन सी विचारधारा कौन सी सोच है वो भी नहीं है। इसे शिक्षित लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि अशिक्षित लोग। अशिक्षा ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से भारत के नागरिक जो है सही जगह वोट नहीं दे पाते हैं, एक समस्या है। वोट को प्रभावित किया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है भारत में विषमतावादी ताकतें बढ़ रही हैं और समतावादी सोच रखने वाले लोग पिछड़ रहे हैं। बस अंतिम सवाल ये है कि विषमतावादी सोच के लोग अभी भी बहुजनों पर हावी हैं। हाँ जी, तो ऐसे में क्या आपके लिए विकल्प है? क्या हम लोगों के पास देखिए सबसे बड़ा विकल्प जो राजनीतिकों का है उनका है। वो ही हमारे साथ यदि धोखा करेंगे या जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो विषमतावाद बढ़ेगा। जो हम लोग अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे एकेडमिशियन है, विद्वान जिसको कह लीजिए आप कहते हैं, हम तो नहीं मानते, हम लोग सोशल वर्क जो करने वाले लोग हैं वो जन जागरण पैदा करके जनता को जागरूक करके उनको सही इन्फॉर्मेशन देके तैयार तो कर रहे हैं, ज़मीन तो तैयार कर रहे हैं। फसल काटने के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजकारणी के लोग होते हैं, वो उस लेवल के मिल ही नहीं रहे हैं। सही तरह से राजनीति करें तो जो ज़मीन हम लोगों ने तैयार की है उससे बढ़िया से फसल काट सकते हैं, मतलब समानतावादी व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं और विषमतावादी व्यवस्था को नाबूद कर सकते हैं। ये राजनीति ही कर सकते हैं। समाज के जागरण के लिए तो हम लोग के सबको जोड़ देते हैं। हर जाति वर्ग के लोग यहाँ आए हुए हैं, बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये तो हो रहा है। समाज में जो आपसी जो है स्नेह, आपसी लगाव, आपसी सद्भाव खूब बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से फेल हो रहा है। तो राजनीतिक रूप से फेल होने का कारण ये है कि जिसको राजनीतिक जो है काम दिया गया है, जो राजनीति कर रहे हैं, वही जो है भ्रमित हैं, वही जो विषमतावाद के शिकार हैं, वही जो सामंतवाद के शिकार हैं, वही जो पक्षपात के शिकार हैं, वही पूर्वाग्रह के शिकार हैं, वही अक्षमता के शिकार हैं, सक्षम नहीं है। ये प्रॉब्लम है। जन जागरूकता का एक तरीके से आप बहुजनों को क्या संदेश दें? सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि संविधान की मूल भावनाओं को ठीक से समझ जाएं। जिस दिन संविधान की मूल भावना को समझ जाएंगे वो प्रश्न करना शुरू करेंगे राजकारणी के लोगों से, राजनीतिकों से कि भाई तुम ये गलत काम कैसे कर रहे हो, संविधान ये कहता तुम इसके विपरीत क्यों कर रहे हो, इस देश का नाम जैसे भारत है तो हिंदुस्तान क्यों कर रहे हो। यही प्रश्न पूछना शुरू कर दें, उसी दिन सुधार शुरू हो जाएगा। संविधान कहता है कि समतावादी समाज स्थापित करो, तुम विषमतावाद की तरफ क्यों ले जा रहे हो। तो प्रश्न जो है कौन करेगा? जनता करेगी। जनता को तैयार कैसे किया जा सकता है? संविधान की धारणाओं को, संविधान की जो व्याख्या है, संविधान की समझदारी पैदा करने से होगा। ये जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन प्रश्न जो है, जायज प्रश्न जो है पब्लिक करेगी और जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए उसी दिन से आप देखेंगे कि विषमता मूलक भाव और सोच समाप्त होने लगेगा और समता मूलक भाव और सोच विकसित हो जाएगा। धन्यवाद। આજે જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે એમનો હેતુ શું હતો અને આજે કોણ કોણ લોકો હાજર રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમ કેવી રીતે થયો છે? આજે 132મી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જેની જન્મજયંતિ જે 14 તારીખે છે એના અનુસંધાનમાં સુરત શહેરના નામાંકિત લોકો સાથે આજે સામાજિક દાયિત્વ સમિતિ તરફથી જ્ઞાન સત્ર સપ્તાહના બીજા દિવસે એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। એમાં માનનીય સુવચનરામ સાહેબ, ચીફ ઇન્કમટેક્સ કમિશનર ભારત સરકાર, શ્રી VM પારગી સાહેબ જો ડાયરેક્ટર જનરલ, એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ પોલીસ હતા અને બીજા અનેક નામાંકિત માનવીઓ આજે વિવિધ સમાજના હાજર રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમ પાછળનો હેતુ એટલું જ કે સમતામૂલક સમાજ થાય, બંધારણની જોગવાઈઓ પ્રમાણે કાર્યવાહી થાય અને રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે, સમાજના નિર્માણ માટે ફક્ત અધિકાર નહીં પરંતુ આપણી ફરજો શું છે એ ફરજો બી ઉજાગર કરી શકાય તે માટેનો આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને એમાં ખૂબ ખૂબ ઐતિહાસિક તથ્યો પર આધારિત જાણકારી માનનીય સુવચનરામ સાહેબે અને પારગી સાહેબ આપી છે, તેનાથી ઘણાને આ બાબતમાં જ્ઞાન મળ્યું છે। થેન્ક યુ। બાબા સાહેબને કહેવા મુજબ જે સમાજને સાચી દિશા તરફ લઈ જવા માટે જે પ્રયાસો કરવાનો છે
એવું નહીં લાગતું કે થોડુંક પ્રયાસો ઓછું પડી રહ્યા છે જેનાથી આપણા ઓબીસી એસસી સમાજ જેટલા પર છે હજુ બી બાકાત છે? આપણી વાત સાચી છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને બહુ ઓછા લોકો આ દેશમાં સમજી શક્યા છે. જ્યારે વિશ્વના 140 દેશોમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબની જન્મજયંતિ ઉજવાઈ રહી છે ત્યારે આ દેશની કમનસીબી છે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને ફક્ત દલિતોના નેતા જ કહેવામાં આવ્યા છે. ખરેખર તો બાબા સાહેબ આંબેડકર દરેક સમાજના માટે એમણે કામ કર્યું છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ હોય એવા 32 જેટલા બિલો અને 32 જેટલા કાયદો એમણે ઘડ્યા હતા. એટલું નહીં પરંતુ જે વિધવાઓ માટે કામ કર્યું, જે સ્ત્રીઓ માટે કામ કર્યું, જે અનામત માટે કામ કર્યું છે એ બહુ મોટી ઘટના છે. ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કામ કર્યું એ વિશે બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશે એટલું લખાયું નથી. એ લખાયું તો કોઈ વાંચતું નથી. એ દુર્ભાગ્ય બાબત છે. જો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જેને વિશ્વ વિભૂતિ કહેવામાં આવે છે એમના કહેવા પ્રમાણે, એમના લખાણ પ્રમાણે જો આ રાષ્ટ્રનું કામ ચાલે તો આખો દેશ આપણો મહાન થઈ શકે એ નિશંક બાબત છે. બહુજનો પોતે આગળ આવવા નથી માંગતા કે એમને સાચી નેતૃત્વ નથી મળતા, એમના વિશે તમે આપ શું કહેવા માંગો છો? જ્યાં સુધી બહુજન સમાજ અથવા શોષિત પીડિત સમાજ, મહિલા સમાજ એ પોતે જ્ઞાન મેળવીને આગળ ના આવશે ત્યાં સુધી કોઈના પર આશા રાખવી એ ઠગાઈ નીવડશે અને એ દુર્ભાગ્ય છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એ પણ કહેતા હતા કે મુझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है. એવી રીતે સમાજના જે બંધારણની જોગવાઈ પ્રમાણે જે રિઝર્વેશનનો લાભ લઈને જે અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ આગળ આવ્યા છે તેઓ પોતાનો સમાજને ભૂલી જાય છે અને પોતાની સામાજિક જવાબદેહીતા અદા નથી કરતા. આ અમારી જે સમિતિ છે એ બિન રાજકીય અને બિન સાંપ્રદાયિક રીતે કામ કરે છે અને એમાં સમાજના જે કોઈ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવી શકાય સરકારની સાથે રહીને એ માટે કામ કરે છે. થેન્ક યુ.